Okay, beta, we are going to discuss how 12 marker question would be attempted. Again, I am going to use the same case study और सेम जो है वो पास पेपर को ही हम डिस्कस करेंगे. बी पार्ट आपका 12 मार्क्स का आता है और इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एज अ 12 मार्कर क्वेश्चन. तो इसीलिए आई हैव चोजन 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच नीड्स टू बी आंसर्ड. इस तरह के क्वेश्चन में अगेन आप लोगों ने हाईलाइट करना है जो की फैक्टर्स हैं आपसे पूछे गए हैं. जैसे 3 फैक्टर्स आर प्रोवाइडेड जिसमें लोकेशन, जो लोकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, और अपेंडिक्स 1 को देखते हुए आपने बताना है कि विच लोकेशन तंदीप शुड चूज. मतलब दीज आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द लोकेशन ऑफ टीटीज शॉप. और जो अपेंडिक्स 1 में लोकेशन प्रोवाइड की हुई है, लोकेशन ए, लोकेशन बी, उनमें से कौन सी चूज़ करनी चाहिए इन 3 एरियाज़ को देखते हुए. तो कस्टमर्स इन द एरिया, आपने यहाँ पे ये वाला इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही होती कि हाउ दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट. अब लाइक इन अपेंडिक्स 1 सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज़ कस्टमर्स इन द एरिया. अब ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल डिसाइडिंग द लोकेशन. लोकेशन ए में भी आपने बताना है कि एज इट इज़ लोकेटेड इन पॉपुलर शॉपिंग मॉल, सो देयर वुड बी चांसेस ऑफ इंक्रीज इन द सेल्स. ठीक है. जैसे यहाँ पे है कि लोकल पीपल फ्रिक्वेंटली विजिट द शॉपिंग एरिया टू बाय फूड, हेंस दे वुड ऑल्सो गोइंग टू परचेज फुटबॉल फ्रॉम तंदीप. आपने सिर्फ लिस्टिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम द केस स्टडी नहीं करनी. If you are going to pick any kind of point from here, from appendix 1, then you are going to analyze it as well. ठीक है. वो आपने लोकेशन ए, लोकेशन बी दोनों को रेफ़र करना है इन ईच फैक्टर. कि लोकेशन ए में कस्टमर्स इन द एरिया किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, और लोकेशन बी में भी कस्टमर्स इन द एरिया को किस तरह से वो नोट डाउन करेंगे या वो फैक्टर अफेक्ट करेगा. यहाँ पे अगेन 4 हेडिंग्स हैं, 3 मार्क्स आर फॉर ईच. तो आपने यहाँ पे लोकेशन ए, लोकेशन बी को की नॉलेज देते हुए एनालाइज करना है, और अगेन अपेंडिक्स को चूज़ तो करना है. वो आप वहाँ की नॉलेज पुट करें, बट यू आर गोइंग टू गिव अनदर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एज वेल. लाइक इफ़ वी कैन सी, फिर उसी तरह रेंट को आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है लोकेशन ए में कि रेंट इज़ क्वाइट हाई. ठीक है. अब रेंट इज़ क्वाइट हाई, सो द इनकम ऑफ द पीपल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स कुड बी हाई बाय डिसाइडिंग दिस लोकेशन. एंड देन यहाँ पे अगेन फिर आप यहाँ एंड इन लोकेशन बी द रेंट इज़ लो. मतलब आपने रेंट को ही बताते हुए लोकेशन ए और बी को बताना है कि रेंट इज़ लो, हेंस ओवरहेड कॉस्ट वुड बी लेस फॉर तंदीप, एंड इन दिस वे ही कुड अटेन मोर प्रॉफिट मार्जिन. आपने तरीके से जो भी नॉलेज लोकेशन ए, लोकेशन बी की बताएंगे, उसको आपने एनालाइज करते हुए उसकी एप्लीकेशन भी देनी है. एप्लीकेशन कैसे देनी है? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हाई फुटबॉल इन द शॉपिंग मॉल इन लोकेशन ए मीन्स कि फुटबॉल आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन है जो कि अपेंडिक्स ए में नहीं थी, अपेंडिक्स 1 में नहीं थी, बट यू हैव गिवन इट बिकॉज अपेंडिक्स 1 की सिर्फ नॉलेज दे देना इज़ नॉट एन एप्लीकेशन है. फिर आपने नॉलेज दी कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल में ज़्यादा है तो इसीलिए सेल्स भी ज़्यादा होंगी. एनालिसिस भी साथ साथ करना है. लोकेशन बी सीम्स टू हैव लोअर इनकम कस्टमर्स एंड मे नॉट बी द टारगेट मार्केट फॉर टॉय सेल्स. ठीक है. तो इस तरह से आपने क्लियरली कस्टमर्स इन द एरिया के रिगार्डिंग आपने दोनों लोकेशंस का बताना है. फिर इफ़ हाई रेंट इज़ हाई इन लोकेशन ए, देन दिस इंक्रीज फिक्स कॉस्ट may lead to prices being higher, lower sales. Rent is low in location B, giving lower cost, but there may not be sufficient customers in the area to provide higher revenue to make the profit higher in this location. Knowledge आपने बता दी कि rent is high in location, उसको properly फिर
बताना है कि हाउ दिस वुड बी एन इफेक्ट टू तंदीप्स बिजनेस, कि फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, लीड्स टू हायर प्राइसेस, देयरफॉर लोअर सेल्स. इन लोकेशन बी रेंट इज लोअर विच इज गिविंग लोअर कॉस्ट, लेकिन सेल्स ही अगर नहीं होंगी, कस्टमर्स उसके एरिया में हैं ही नहीं सफिशेंट, तो वो हायर रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो इसीलिए हायर प्रॉफिट भी इस लोकेशन में नहीं होगा. तो आपने कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं बता रहे, आप दोनों के इफेक्ट्स बता रहे हैं अभी. और यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, रेंट इज़ मोर बेटर, वो रेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू नो एज अ फैक्टर इन ऑर्डर टू लोकेट अ बिजनेस. आपने यहाँ पे अपना डिसीजन नहीं देना. इन तीन हेडिंग्स को बताते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी. जस्ट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस हाउ दिस फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन ईच लोकेशन. होपफुली ये समझ आ गया होगा बेटा. फिर एंड में कंक्लूजन करते हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर आर 3 फैक्टर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड द लोकेशन. आप लोगों ने कोई भी लोकेशन डिसाइड करते हुए इन किसी एक को बताना है कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और दूसरे को जब तक आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, जैसे लेट्स सपोज आपसे ये नहीं पूछा हुआ था कि बाय कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, आपसे सिर्फ ये पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि विच लोकेशन इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय तंदीप. लेट्स रेफर टू द क्वेश्चन कि एंड में आपने रेकमेंड ये करना है कि विच लोकेशन इन अपेंडिक्स 1 शुड तंदीप चूज़. आपने उसकी सारी की सारी पहले बता दी, लोकेशन ए के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लोकेशन बी के क्या होते हैं, जो भी फैक्टर्स आपने जो भी इफेक्ट्स लिखे हैं. फिर आपने जैसे लेट्स सपोज आपने बताना है कि ईदर तंदीप इज़ गोइंग टू चूज़ लोकेशन ए और बी, दोनों नहीं चूज़ कर सकते. सेकंड जो आपका है कि आपने इन फैक्टर्स को जहन में रखते हुए इन फैक्टर्स को अपनी जस्टिफिकेशन बताते हुए बताना है कि लोकेशन ए इज़ बेटर, और आपने लोकेशन बी को रिजेक्ट भी करना है विद जस्टिफाइड रीजनिंग. एक चीज़. दूसरी चीज़, रिकमेंडेशन में हमेशा एप्लीकेशन ज़रूर लिखते हैं. 12 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा कोई आ ही नहीं सकता जिसमें एप्लीकेशन ना हो, और रिकमेंडेशन में यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एप्लीकेशन, बिकॉज रिकमेंडेशन के जो कंक्लूजन का होता है हेडिंग, उसमें भी एप्लीकेशन के मार्क्स असाइंड होते हैं. आई वुड डिस्कस कि जब वो लोकेशन ए को जैसे लेट्स सपोज सिलेक्ट करता है, द नंबर ऑफ शॉपर्स इन द एरिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड सो लोकेशन ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वन टू चूज़. मीन्स कि जब आपने चूज़ किया तो आपने कस्टमर्स इन द एरिया फैक्टर चूज़ कर लिया और लोकेशन ए को इसलिए बेस्ट कह दिया. विदाउट द एरिया बीइंग बिजी एंड अट्रैक्टिंग हाई नंबर ऑफ शॉपर्स, द टॉय शॉप एप्लीकेशन विल नॉट हैव मेनी कस्टमर्स. अब आपने एप्लीकेशन चूज़ करते हुए लोकेशन ए को सिलेक्ट कर लिया, और आपने फैक्टर भी बता दिया कि इन तीनों फैक्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा कंसिडर होगा फॉर द टॉय शॉप. लो रेंट एट लोकेशन बी. एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड बिफोर इन द प्रीवियस हेडिंग्स. yes, you can use such knowledge for justification, but give different reasoning when you are going to justifying. Low rent at location B is less important because high revenue from toy sales will be more than compensate for the high rent in the location A. अब आपने ये देखा है कि लोकेशन बी को जो आपने ऊपर उसका एडवांटेज दिया था कि लो रेंट है, आपने किस तरह से उसको रिजेक्ट किया है इन योर कंक्लूजन, बाय प्रोवाइडिंग एंड बाय रिलेटिंग विद द सेम थिंग दैट इज़ बीइंग जस्टिफाइड फॉर लोकेशन ए. लोकेशन ए में आपने ये कहा कि सेल्स जब ज़्यादा होंगी तो ही फ़ायदा होगा, और लोकेशन बी में को रिजेक्ट करते हुए ये कहा है कि नो डाउट लोकेशन बी में रेंट कम है, लेकिन हायर रेवेन्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट in order to compensate for higher rent in location A. Right? Other shops nearby are also less important as customers come to shop specifically to buy more irrespective of the other shops in the
area, so this will not affect the choice between location A and B. एक और चीज़ बेटा, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन में जब स्टूडेंट्स ने लोकेशन को भी सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट्स ने ये भी बताना है कि आपकी किस तरह से ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं ज़्यादा, तो आप लोग क्या करें, आप पहले एक लोकेशन को सिलेक्ट करें। आपने जिस लोकेशन को सिलेक्ट किया है उस लोकेशन में से देखें कि सबसे ज़्यादा फैक्टर कौन सा इम्पोर्टेंट है, उसको बताएं। फिर जैसे रेंट को रिजेक्ट किया है लोकेशन बी को रिजेक्ट करते हुए, और एंड में टाइप्स ऑफ शॉप नियर बाय भी उसने बताया कि दिस इज़ ऑल्सो लेस इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्डर टू डिसाइड द लोकेशन। मीन्स कि आपने ये भी बता दिया कि विच फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये भी चूज़ कर लिया कंसाइजली कि विच लोकेशन इज़ बेस्ट। होपफुली ये कंफ्यूज नहीं करेगा कि आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को, कुछ भी नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हेडिंग्स में पहले आप लोकेशन ए क्यों इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, लोकेशन ए में जैसे लेट्स सपोज टाइप्स ऑफ शॉप्स नियर बाय हैं, लोकेशन ए में आपने ये नहीं बताया कि ये अच्छा है या बुरा है, आपने जस्ट बता दिया कि लोकेशन ए में देयर आर सेवरल शॉप्स नियर बाय, ठीक है, कंपेटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट। और आपकी जो है ये भी बता दिया कि विच में लीड्स टू लोअर सेल्स ड्यू टू कंपटीशन, इफेक्ट भी बता दिया। यहाँ पे कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात नहीं हो रही, आपने जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है उस फैक्टर की इन दैट लोकेशन, ठीक है। फिर लोकेशन बी का भी बता दिया, देन यू आर गोइंग टू गिव द कंक्लूजन। होपफुली ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है 12 मार्कर क्वेश्चंस में, जो कि स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्लीज़ डू आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू रिगार्डिंग दिस, अगर आपको ये समझ नहीं आई, एंड डू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन वंस, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी शेयर किया है ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आपस में मिक्सअप कर देते हैं। कुछ मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 अपेंडिक्स में लोकेशंस दी हुई हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली बता देना है कि विच फैक्टर इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट टू ईच लोकेशन, वो आपने बता दिया। एंड में कंक्लूजन करते हुए आपने एक लोकेशन भी डिसाइड कर ली, उसके लिहाज से फैक्टर कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, और बाकी 2 फैक्टर्स को भी रिजेक्ट कर दिया, और लोकेशन को भी क्यों रिजेक्ट किया वो भी बताना है। ये इस तरह से आपका कंक्लूजन कंप्लीट होता है। अच्छा बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन है कि आपने एडवांटेजेस भी बताने हैं, आपने डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं ऑफ टीटी परचेजिंग टॉय कार्स ईदर फ्रॉम अ होलसेलर और अ मैन्युफैक्चरर, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुड टीटी चूज। अब अगेन आपने जो चीज़ें हाईलाइट करनी है वो अपेंडिक्स 2 की करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन जो चीज़ मिस आउट कर देते हैं वो एडवांटेजेस लिख देते हैं या सिर्फ डिसएडवांटेजेस लिख देते हैं। आपको जब क्लियरली मेंशन कर दिया गया है क्वेश्चन में कि व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, तो वही चीज़ आपने लिखनी है। लाइक इफ़ ओनली एडवांटेज वुड बी रिटन हेयर, तो सिर्फ एडवांटेज लिखेंगे, डिसएडवांटेज नहीं लिखेंगे। अगर आपके बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखा हुआ है तो आपने क्लियरली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है। और यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे आपको कंसिडर दीज 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और कुछ भी ना लिखा होता एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इन ईदर केस यू आर गोइंग टू प्रोवाइड बोथ, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, होलसेलर इन कंट्री जी। अपेंडिक्स 2 में इंफॉर्मेशन गिवन है क्लियरली, ये अपेंडिक्स 2 है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि होलसेलर इन कंट्री जी की किस तरह से डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री जी में किस तरह से डेटा है। फिर अगेन वही वाली बात है कि आपने सबसे पहले देखना है कि कौन सा असेसमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रिक्वायर्ड है। in this question आपकी देर आर 3 हेडिंग्स, तो 4 मार्क्स फॉर ईच हेडिंग। फिर वही बात है कि आपने यहाँ पे होल सेलर इन कंट्री जी का एडवांटेज बताया, उसका एनालिसिस किया, डिसएडवांटेज बताया, उसका एनालिसिस किया अलोंग विद एप्लीकेशन, ठीक है। 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैन्युफैक्चरर में का भी एडवांटेज बताया, उसका एनालिसिस किया, डिसएडवांटेज बताया, उसका एनालिसिस किया। लाइक अगर लेट्स सपोज
मैं आपको इसकी एग्जांपल एक दे देती हूँ कि यहाँ पे आपने अपेंडिक्स टू में आपने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि डिलीवरी टाइम फॉर ऑर्डर्स इज़ 1 day, ठीक है, होल सेलर इन कंट्रीज ही, या फिर जो है वो ट्रेड क्रेडिट 1 month का है। ये एक एडवांटेज आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसको बताएंगे कि ट्रेड क्रेडिट इज़ ऑफ 1 month, राइट, या फिर आप लोग जो है वो मिनिमम क्वांटिटी दैट मस्ट बी ऑर्डर्ड 10 units, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, मिनिमम क्वांटिटी दैट मस्ट बी ऑर्डर्ड 10 units। ये आपने बताया, आपने सिर्फ लिखा नहीं कि अगर लेट्स सपोज इफ यू हैव रिटन ओनली दैट मिनिमम क्वांटिटी दैट मस्ट बी ऑर्डर्ड इज 10 units, एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपका वो एडवांटेज कंसिडर नहीं होगा। इसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है? मिनिमम क्वांटिटी दैट मस्ट बी ऑर्डर्ड इज 10 unit, इट मीन्स दैट योर स्टोरेज कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है, हेंस when cost would be reduced, the profit margin would be increased in the future। आपने क्लियरली एडवांटेज को एनालाइज करना है कि वो क्यों टॉय कार्स की के शॉप को या तंदीप को किस तरह से वो एडवांटेज होगा, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर इन कंट्री जी में एडवांटेज आप लिखेंगे कि यूनिट कॉस्ट ऑफ टॉय कार इज क्वाइट लेस देन होल सेलर, तो वो भी उसकी कॉस्ट का आप कम बता देंगे। एक और चीज़, जैसे आप किसी एक का एडवांटेज बता रहे हैं तो दूसरे का एडवांटेज अगर आप, जैसे आप ये कहेंगे टीचर यहाँ पे आपने कॉस्ट का जिक्र कर दिया, बट आई हैव गिवन डिफरेंट रीजनिंग, वहाँ पे मैंने 15 वहाँ पर यूनिट कॉस्ट की बात की थी मैन्युफैक्चरर के लिहाज से, और जो आपके होल सेलर के पर्सपेक्टिव से मैंने जो है ऑर्डरिंग पर यूनिट की को कंसिडर किया था। तो एनालिसिस अगर आप डिफरेंट कर दें और नॉलेज अगर आपको सेम भी लग रही हो तो भी आपको मार्क्स असाइन हो जाते हैं। डिसएडवांटेज भी आप उसी तरह से बताएंगे और फिर अगेन उसका एनालिसिस करेंगे। रिकमेंडेशन में मैं पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करते हैं। रिकमेंडेशन में अगेन वही चीज़ है कि आप अपेंडिक्स को ही रेफ़र करते हुए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप चूज़ करेंगे वो रीजनिंग देंगे, और आप रिजेक्ट करेंगे अदर को। जब तक रिजेक्शन नहीं करते आपको मार्क्स नहीं असाइन होते या मार्क्स नहीं मिलते। हम इसकी थोड़ी सी जल्दी से देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। अगेन एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि कैन बाय टॉय कार्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ 10 units, ठीक है। इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका विच लीड्स टू रिड्यूस नीड फॉर स्टोरेज, देयरफॉर द स्टोरेज कॉस्ट वुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है। आपकी लेस वर्किंग कैपिटल टाइड अप होगा इन्वेंट्री में, quicker to respond for the changing in customer demands. All these are advantages, but these are the knowledge points. You are going to analyze it as well. Disadvantage, higher cost price of 15। अच्छा, एक और चीज़ जो मिरर आर्ग्यूमेंट में आ सकता है वो ये है कि लेट्स सपोज आपने यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखा कि हायर कॉस्ट प्राइस ऑफ $15 ईच, और आपने इसके एडवांटेज में लिखा चीपर कॉस्ट प्राइस एट $5 ईच, तो वहाँ पे वो मिरर आर्ग्यूमेंट कंसिडर होगा। Please do not write disadvantage of one and same advantage for other one, वरना वो मिरर आर्ग्यूमेंट कंसिडर हो जाता है, तो इसको अवॉइड करना है। और आप अगर आप ये देख लें तो जो है वो जो बोल्ड में चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसमें एप्लीकेशन कंसिडर हो रही हैं। Recommendation में buy from the wholesaler, as this means that a large order of 1000 units does not have to be made if he bought from the manufacturer। उसने होलसेलर का बताते हुए फ़ौरन से मैन्युफैक्चरर को भी एक ही सेंटेंस में रिजेक्ट कर दिया, तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रेकमेंड। टीटी may not be able to sell such a large quantity of particular toy car, hence this does not tie up working capital in inventory which does not sell quickly. Also, the wholesaler can give advice on which toy cars are selling and making it more likely that the toy shop will satisfy customers' demand. एक और चीज़ आपने नोट की है कि रेपिटेशन ऑफ पॉइंट्स, प्रीवियस पॉइंट्स नहीं हुए, उसने प्रॉपरली जस्टिफाई किया कि वाई ही इज़
recommending the wholesaler कि एडवाइस ऑन विच टॉय कार्स आर सेलिंग भी प्रोवाइड कर दिया ताकि रेपिटेशन ऑफ पॉइंट्स ना हो. तो आपने ये बताना है कि वाई यू आर चूजिंग वन ऑप्शन एंड वाई यू आर रिजेक्टिंग द अदर वन इज इम्पॉर्टेंट इन रिकमेंडेशन. और फिर अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग कि रिकमेंडेशन में भी आप एप्लीकेशन ज़रूर करेंगे. अच्छा जी, ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए हैं. ये जो लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करते हैं 12 मार्क्स का क्वेश्चन. इस तरह के भी बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कोई अपेंडिक्स नहीं होता, कहीं रेफ़र नहीं करना होता, वहाँ पे आपने कैसे करना है अटेम्प्ट. कंसिडर हाउ अ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी हेल्पफुल इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर टीटी, which is the most important stage to ensure Tandeep recruits the best person to be a manager. Why I have selected this question? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स डिफरेंट लेबर, डिफरेंट एम्प्लॉय की बात करना स्टार्ट हो जाते हैं. वो भूल जाते हैं कि कौन पूरे का पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूम रहा है, दैट इज़ मैनेजर. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होता, ये सिर्फ आपने बताना है यहाँ पे कि हाउ जॉब डिस्क्रिप्शन विल बी यूज़फुल और विल बी हेल्पफुल. जब आपसे विल बी हेल्पफुल का पूछा जाए तो फिर आपने लिमिटेशंस नहीं शेयर करनी. ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग ना, आप यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हैं कि कैसे ये जो रिक्रूटमेंट की का प्रोसेस है में वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं. तो ये अगेन फिर आपके 3 मार्क्स ईच हैं इस क्वेश्चन में. तो 1 मार्क फॉर नॉलेज, ठीक है, 1 मार्क फॉर एनालिसिस ऑफ दैट, राइट, एंड 1 मार्क फॉर द एप्लीकेशन फॉर the proper application with reference to the context. Why I have selected this question वो भी मैं बता देती हूँ, because there are again 3 points. आपने उनमें से एक चूज़ करना है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जॉब डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करते हुए सिर्फ जॉब स्पेसिफिकेशन को रिजेक्ट करते हैं. नहीं, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपने जॉब स्पेसिफिकेशन को भी रिजेक्ट करना है, वाई यू हैवंट चूजन दैट, एंड आपने शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट करना है. कोशिश करें एक ही सेंटेंस से हो जाए. अगर नहीं आपको लग रहा तो डोंट वरी, जॉब डिस्क्रिप्शन को बताते हुए जॉब स्पेसिफिकेशन को रिजेक्ट करें, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन को बताते हुए ही शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करें. 2 अलग सेंटेंसेस में भी कंक्लूजन हो सकता है. लेकिन अगेन आपने यहाँ पे भी एप्लीकेशन चूज़ करनी है. फिर वही वाली बात है कि मैनेजर के अकॉर्डिंगली ही आपने रिकमेंडेशन देनी है, आम लेबर, आम एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली नहीं. मैनेजर इज़ वन हु इज़ गोइंग टू डिसाइड, हु इज़ गोइंग टू मेक डिसीजंस. ठीक है, ये सारे अगेन वही वाली बात की हुई है. मेक इट क्लियर व्हाट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. तो आपको जो है वो फिर आपने उसकी प्रॉपर एनालिसिस भी करना है. ठीक है. आउटलाइन्स द ड्यूटीज ऑफ द जॉब इज अ नॉलेज. इसका एनालिसिस क्या है, सेट्स आउट क्लियरली व्हाट द टॉय शॉप मैनेजर विल बी एक्सपेक्टेड टू डू, which leads to more likely to get suitable applicants as they will know what is required of them and if they will be able to carry out the necessary tasks. Complete analysis, ठीक है, along with an application. इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है. कंक्लूजन में आपको पहले ही पढ़ के सिर्फ बता देती हूँ. अ जॉब डिस्क्रिप्शन मेक इट क्लियर व्हाट द जॉब रिक्वायर्स एंड देयरफॉर इट इज़ ईजियर फॉर तनदीप टू नो व्हाट टास्क इन द टॉय शॉप ही वांट्स द एप्लीकेंट टू बी एबल टू डू. अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों चूज़ की है वो बताया है, राइट, कि इट क्लियरली टेल दैट व्हाट जॉब इज़ गोइंग टू बी रिक्वायर्ड बाय अ मैनेजर. ठीक है. इट इज़ नो गुड शॉर्ट लिस्टिंग अनसूटेबल एप्लीकेंट्स, रिजेक्ट कर दिया. एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन ओनली लिस्ट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन but does not give details of the job of the manager of the toy shop. Therefore, a job description is the most important. So this is how you are going to, सबसे पहले आप क्या करें, आपने जो चीज़ सेलेक्ट की है उसको completely analyze करें recommendation में भी, that why you are
recommending this thing along with the application. फिर आप एक सेंटेंस में रिजेक्ट करें अदर पॉइंट को, अगर थ्री पॉइंट्स गिवन हैं, और फिर दोबारा आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली थर्ड पॉइंट को रिजेक्ट करें. ठीक है, इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कंक्लूड करेंगे. ये बेटा मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. यूजुअली आपका जो P2 आता है उसमें 12 मार्क्स एक जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ इसीलिए की जाती हैं इन ऑर्डर टू नो दैट वेदर स्टूडेंट इज़ एबल टू अटेम्प्ट ऑल दीज और नॉट. कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है P2 अटेम्प्ट करना, बिकॉज बहुत बेसिक टेक्निक्स होती हैं. सबसे आसान बात है P2 की कि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो क्लियरली डिफाइन हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती. बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे लिखने हैं, आपने कौन से असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट लिखना है, कितनी हेडिंग्स हैं, क्या चीज़ मेंशन करनी है. अपेंडिक्स अगर दिया हुआ है तो फिर आपको डिफरेंट एप्लीकेशन भी देनी है. रिकमेंडेशन में कैसे लिखना है, सिर्फ थोड़ी बहुत टेक्निक्स आना ज़रूरी है P2 के लिए. फिर P2 में मार्क्स अटेन करना ज़्यादा ईजियर है. एंड प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग कि P1 में थ्रेशोल्ड कम होता है, P2 में स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट मोर मार्क्स. तो आपका P2 जो है वो आपको एज दे जाता है फॉर सिक्योरिंग द थ्रेशोल्ड. आपने बस फोकस्ड रहना है अपनी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे. बाकी P2 इज़ क्वाइट ईजियर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.